पेज नंबर 21। एक मिनट, देखो ये बेबी हालदार जो है ना, ये राइटर है, इनके बारे में अगर आप परिचय इनका पढ़ो तो सबसे पीछे दिया है, सबसे पीछे लास्ट पेज पे देखो, 72 पेज नंबर, बुक का आखिरी पेज देखो, बेबी हालदार। अब ये जो राइटर है बेबी हालदार, इनका परिचय है, सुनो। ये बेबी हालदार जो थी, ये जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर इनका जन्म हुआ था, जहां सेना की नौकरी में इनके पिता तैनात थे, फौज में थे इनके। और 13 वर्ष की उम्र में ही इनका दुगनी उम्र के व्यक्ति से विवाह कर दिया गया था, और 7वीं की कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। 12-13 वर्षों बाद पति की ज्यादतियों से परेशान होकर 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़कर दुर्गापुरा से फरीदाबाद आ गई। कुछ समय बाद गुड़गांव चली आई। बांग्ला में लिखी एवं हिंदी में अनुदित आलो अंधारो एकमात्र इनकी पुस्तक है, और वर्तमान में ये गुड़गांव में ही घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत। यानी लेखिका कोई बहुत प्रसिद्ध राइटर नहीं थी, ये एक सामान्य एक लड़की है जम्मू कश्मीर की, बांग्ला भाषा में इन्होंने एकमात्र इनकी रचना यही है जो हम पढ़ेंगे आज। इसके अलावा इन्होंने और कोई नहीं लिखा, और ये घर में एक घरेलू नौकरानी की हैं, काम करती हैं घर पे कहीं। और कहने का मतलब कि बहुत कम उम्र में ही इनका विवाह कर दिया गया था अपने से दुगनी उम्र के व्यक्ति से, उनके साथ इनका वैवाहिक जीवन सही नहीं रहा, तो फिर ये पति का घर छोड़कर अपने बच्चों के साथ गुड़गांव और वहां आ गई, और वहां पे ये घर के कामकाज करके अपना जीवन यापन करने लगी। लेकिन जो कुछ इन्होंने अपने जीवन में दुख दर्द सहा, उसको इन्होंने अपनी रचना में उतार दिया। बंगला में लिखी गई इनकी ये रचना है, और बाद में इसका हिंदी में अनुवाद करके आपके सामने आ जाएगा। तो एकमात्र इनकी पुस्तक यही है जिसका नाम है आलो आंधरी आधारी, है ना। ठीक है, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, क्योंकि कोई राइटर तो है नहीं, पढ़ी लिखी साहित्यिक तो वो है नहीं, लेकिन 7वीं तक पढ़ाई की थी। लेकिन जो कुछ लिखा है देखते हैं आखिर क्या लिखा है ना। थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि एक साधारण सी गरीब लड़की जो अत्याचार से दुखी होकर क्या लिख रही है, देखें तो, पढ़ें तो। ठीक है, हाँ कर लो, अगर आप लोग करना चाहो, समझ में आ गया तो कर लो, क्योंकि एक साथ फिर काफी हो जाएगा। और फिर मेरे पास भी बुक आ गई है, तो मैं आपको बता ही सकती हूँ, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। मेरे पास बुक नहीं थी तो मैंने कहा जब तक बुक नहीं आती तब तक आप लोग रहने दो, लेकिन अब आ गई है, मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत होगी तो। ठीक है ना, कर लो आप लोग क्वेश्चन आंसर्स। तो पार्ट 1 और 2 के प्रश्न उत्तर तो आप लोग कर लेना, आराम से कर लेना, जैसे भी अपना टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा टाइम करके हो जाएगा। अब पढ़ते हैं बेबी हालदार का लिखा हुआ ये जो रचना है, देखते हैं क्या लिख रही है ना। मैं अब अपने किराए के घर में थी। सब समय सोचती थी कि काम ना मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी, कैसे उन्हें पालूंगी पोसूंगी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए कहती। मुझे यह चिंता भी थी कि महीना खत्म होने पर घर का किराया देना होगा। पता नहीं इस कम किराए में कोई घर मिलेगा या नहीं। काम के साथ मैं घर भी ढूंढ रही थी। 1.5 सप्ताह हुए जा रहे थे और काम कहीं नहीं मिल रहा था। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? स्वामी मतलब पति। तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी वहाँ क्या करता है? तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी?
तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। बच्चों को साथ ले मैं उसी समय काम खोज में निकल पड़ती। कुछ घंटों बाद जब मैं घर लौटती तब फिर पड़ोस की औरतें आकर पूछती, क्यों, काम मिला? फिर मेरे चेहरे का बहाव देखकर कोई कोई मुंह से चुक चुक आवाज निकाल कर कहती, मिल जाएगा, इधर उधर ढूंढने ढांडने से मिल ही जाएगा। मैं उनकी बातें अनसुनी कर अपने बच्चों की बातें करने लगती। ठीक है, ये लेखिका अपने जीवन के बारे में ही बता रही है। मेम साहब की कोठरी के सामने की एक कोठी में सुनील नाम का 30-32 साल का एक युवक मोटर चलाता था। वह मुझे पहचानता था, इसलिए मैंने उससे भी अपने काम के बारे में कह रखा था। एक दिन रास्ते में मुझे देखकर उसने पूछा, तुम क्या अब उस कोठी में काम नहीं करती? मैंने कहा, मुझे उस कोठी को छोड़े 1.5 सप्ताह हो गया, अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला। वह बोला, ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा। 2-1 दिन बाद दोपहर को बच्चों को खिला पिलाकर मैं उनके साथ सो रही थी कि सुनील आया और बोला, क्यों, काम मिला? मैंने कहा, नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। वह बोला, तो चलो मेरे साथ। मैंने पूछा, कहाँ? तो वह बोला, काम करना है तो मैं तुम्हें लिए चलता हूँ, बाकी बातें तुम स्वयं वहां कर लेना। उसकी बात सुनकर मैं फौरन उसके साथ निकल पड़ी। वहां पहुंचकर सुनील ने गेट के बाहर लगी बेल बजाई तो उस घर के साहब बाहर आए। सुनील ने उनसे कहा, सर, आपने कहा था ना, मैं इसे ले आया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम बंगाली हो? मैं बोली, हाँ। इसके बाद काम के बारे में बातें हुई तो उन्होंने कहा, देखो, यहाँ जो औरत काम करती है उसे मैं 800 रुपए देता हूँ। तुम्हारे पैसों के बारे में मैं तुम्हारा काम देखकर बताऊंगा। मैं बोली, ठीक है, यहाँ कितने बजे आने से ठीक होगा? उन्होंने कहा, तुम जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, आ सको, तुम जितनी जल्दी आ सको आ जाना, क्योंकि मैं बहुत सवेरे उठता हूँ। मैं बोली, मुझे तो जाकर बच्चों के लिए खाना वाना बनाना होगा, मैं 6-7 बजे तक आऊंगी। इतना कहकर मैं चलने लगी तो मुझे लगा वह पैसों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। सुनील जाने को हुआ तो मैंने उससे थोड़ा रुक जाने को कहा। वह बोला, तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ। मैंने कहा, बस थोड़ा सा रुक जाओ। लेकिन साहब ने फिर पैसों की बात नहीं उठाई और सिर्फ इतना कहा, कल से तुम काम पर आ जाओ, ठीक है। अगले दिन मैं काम पर आई तो दूर से ही 35-40 वर्ष की एक विधवा को उस घर में काम के लिए जाते देखा। साहब बाहर पेड़ों में पानी दे रहे थे। मुझे देखते ही वह भीतर गए और उस औरत से साफ साफ बातें की और उसी समय उसे काम से हटा दिया। वह औरत भी बंगाली थी। बाहर आते ही उसने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका काम छिन गया था तो उसको गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, देखो, मैं कुछ नहीं जानती, यदि जानती होती कि यहाँ पहले से ही कोई काम कर रहा है तो मैं नहीं आती। मुझसे कहने में कोई लाभ नहीं। तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरह काम करने को राजी नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे बकते बकते चली गई। यानी जो बेबी हालदार थी उसने कह दिया, भाई मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पता हो तो मैं आती ही नहीं, तुम जाके कह दो कि मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। लेकिन उसने नहीं कहा, वो तो चली गई उसको भला बुरा कहते कहते। साहब आकर मुझे भीतर ले गए और सब समझा बुझा दिया कि क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। बस उसी दिन से मैं अपने मन से खाना वाना बनाकर टेबल पर रखकर घर जाने लगी। मेरा काम देखकर घर में सभी आश्चर्य करते। एक दिन साहब ने पूछा, तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में और इतनी अच्छी तरह कैसे कर लेती हो? कहाँ सीखा तुमने यह सब? मैंने कहा, घर के काम में मुझे असुविधा नहीं होती, क्योंकि बचपन से अभ्यास है। बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ। मेरे बाबा भी सब समय घर पर नहीं होते थे, इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सकता। उन्होंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, देखो, जैसे कोई अपनी बात बताता है, बिल्कुल उसी लैंग्वेज में ये बात कर रही है। तो इसलिए ज्यादा आपको समझाने की जरूरत है नहीं। जहां दिक्कत आए वहां पूछ लेना कि मेरी माँ तो थी नहीं, बाबा जो थे वो हर समय घर पे नहीं होते थे, तो पढ़ाई लिखाई मेरी हो नहीं पाई और घर का काम अभ्यास से आ गया। मैं इसी तरह रोज सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म कर चली जाती। बीच बीच में साहब मेरे बारे में इधर उधर की बातें पूछ लेते। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो मैंने कहा, मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन वैसा सुयोग कहाँ है, फिर भी चेष्टा तो करूंगी ही बच्चों के लिए। उन्होंने एक दिन बुलाकर फिर कहा,
तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर आना। यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहां बोल दूंगा। तुम रोज बच्चों को ये वहां छोड़ देना और घर जाते समय अपने साथ ले जाना। मैं अब बच्चों को साथ लेकर आने लगी। जब ऐसा मालिक ने आश्वासन दे दिया कि छोटा सा स्कूल है, वहां डाल देना, तुम अब जब तक काम करोगे वो पढ़ लेंगे, फिर ले जाना अपने साथ, मैं बात करके रख लूंगा स्कूल वालों से। तो फिर वो वैसे ही करने लगी। अब मैं बच्चों को साथ लेकर आने लगी। उन्हें स्कूल में छोड़ घर में आकर अपने काम में लग जाती। स्कूल से बच्चे जब मेरे पास आते थे तो साहब कुछ ना कुछ खाने को देते। यानी बच्चे कई बार बच्चों की छुट्टी जल्दी हो जाती, बच्चे आ जाते, तो साहब जो था वो थोड़ा दयालु किस्म का लग रहा है, तो कुछ ना कुछ खाने को देता बच्चों को। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कहीं और भी काम करना चाहिए, क्योंकि इतने पैसों में क्या बच्चों को पालूंगी पोसूंगी और क्या घर का किराया दूंगी। मैंने साहब से कहा कि यदि उन्हें पता चले कि किसी को काम करने की जरूरत है तो मुझे बताएं। उन्होंने कहा कि मुझे आसपास पता करके वे बताएंगे, लेकिन मुझे अब कहीं काम ढूंढने नहीं जाना है। फिर भी मुझे अपना यह घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। यह सोचकर मैं अपने दादा लोगों के साथ आसपास ही घर ढूंढने लग गई। मतलब ये बता रही है वो कि उन्होंने सोचा कि खाली एक ही घर में काम करती रहेंगी तो उससे काम नहीं चलेगा, बच्चों के लिए और पैसा चाहिए और 2-4 घर पकड़ने पड़ेंगे जहां घर वो काम कर सके। तो उसने साहब से भी कह दिया कि आप आसपास भी कोई घर में काम की जरूरत हो किसी को तो बताना। फिर उसने सोचा कि लेकिन मैं काम ढूंढने अब कहीं नहीं जाऊंगी और यहीं से ही एक दूसरे की जानकारी से प्राप्त करूंगी। फिर उसने सोचा लेकिन मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, यहीं पर घर मिल जाए कहीं आसानी से। तो फिर वह अपने दादा यानी बड़े भाई के साथ आसपास ही घर ढूंढने गई। घर मिल भी गया, मतलब जहां वो काम करती थी उसके आसपास ही। और उसी दिन पुराना घर छोड़कर मैं उसमें चली आई। इस घर का भाड़ा तो 500 रुपए था, लेकिन टट्टी पेशाब के लिए बाहर जाना होता था, मतलब टॉयलेट के लिए बाहर कोई जगह नहीं थी, खुले में जाना पड़ता था। मैंने सोचा जब सब इसी तरह रह रहे हैं तो मैं क्यों ना रह सकूंगी। वहां भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते और मुझे लेकर तरह तरह की बातें करते। अच्छा, यहाँ पर भी लोग जो थे उसके बारे में जानना चाहते थे कि कौन है, कहाँ रहती है। देखो, जब भी कोई भारतीय क्या औरत जो अकेली रहती है बच्चों के साथ, तो समाज में सब जो लोग हैं वो सोचते तो है कि आखिर जो पति है इसका कहाँ है और ये पति के साथ क्यों नहीं रहती है। तो इसलिए लोग जो थे उसके बारे में जानने की कोशिश करते, उससे बातें करते। कोई यहाँ नए घर में आई तो यहाँ भी आसपास के लोग पूछने लगे इससे। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करता तो कोई नहीं, कोई मुझे अच्छी सलाह देता तो कोई मुझे देख दबी जबान में कुछ कहने लगता, क्योंकि समाज है, किसी का मुंह बंद तो कर नहीं सकते। कुछ अच्छे लोग भी थे और कुछ बातें बनाने वाले भी थे। इन सब बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मैं सवेरे उठकर बच्चों को खिला पिलाकर रेडी करती और घर में ताला लगाकर उनके साथ निकल पड़ती। वो बोली, मुझे कोई उनकी बातों से मतलब नहीं, मैं तो अपना काम करती और बच्चों को लेके निकलती। मैं एक ही कोठी में काम करते कैसे अपना काम चलाऊंगी और कैसे घर का किराया दूंगी, इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बातें करते। मैं स्वयं भी चिंतित थी और मुझे 2-1 कोठियों में काम नहीं मिला तो इतने पैसों में गुजारा कैसे होगा। मतलब लोग वह कहते थे खाली एक ही घर में काम कर रही है तो कैसे काम चलेगा, इसका किराया 500 रुपए देना है और बच्चे भी पालने हैं, पढ़ाना भी है। तो उसको भी चिंता थी कि 1-2 कोठियों में काम और मिल जाता तो काम अच्छे से चल जाता, लोग बाग भी बातें करते थे और वो भी चिंतित थी। मैं रोज साहब से पूछती कि किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया क्या। वह मेरे प्रश्न और कोई बात कर टाल देते, लेकिन उन्हें देखकर मुझे लगता जैसे वो चाहते नहीं मैं कहीं और भी काम करूं। तो लेखिका ने कहा था मालिक से अपने, लेकिन वो मालिक उनकी बात टाल जाते, क्योंकि लेखिका को ऐसा लगता था कि शायद वो नहीं चाहते कि मैं कहीं और काम करूं, यानी वो कहीं और काम करे, इसलिए वो टाल जाते। शायद वह सोचते रहे हों कि मुझसे वह सब नहीं होगा, और होगा भी तो उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी। शायद इसीलिए उन्होंने एक दिन हठात मुझसे पूछा, हठात मतलब जिद पूर्वक पूछा, बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता है। शर्म से मैं कुछ नहीं बोली और उन्होंने भी दोबारा नहीं पूछा।
उन्होंने कहा कि शायद लेखिका ने सोचा कि शायद मालिक ये सोचते थे ज्यादा घर पकड़ लूंगी तो फिर मैं काम ढंग से नहीं कर पाऊंगी और फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं देख पाऊंगी, तो शायद इसीलिए वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे काम ढूंढने में। तो फिर एक दिन उन्होंने पूछा भी कि भाई तुम्हारा कितना खर्च हो जाता है, लेकिन शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई और ना फिर बाद में उन्होंने कुछ पूछा। मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर आना पड़ता था। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती और वही सब सब काम वहां जाकर करती। यानी कि सुबह सुबह जल्दी आना था तो घर से खाना बना नहीं पाती थी, तो जल्दी आके पहले यहाँ मालिक के घर में खाना बनाती, फिर काम निपटा के घर जाती, फिर घर में अपने खाना बनाती। साहब कहते तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिससे मैं जानती कि उनके मन में मेरे लिए माया है। सवेरे उनके यहाँ जाने पर कभी देखती कि वह बर्तन पोंछ रहे हैं तो कभी उन्हें झाड़ू लेकर जाले ढूंढते देखती। मैं पूछती कि उन्हें यह सब करने की क्या दरकार है, तो वह इधर उधर का कोई बहाना बनाकर बात को टाल दे। उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत सुख मिलता। लेखिका कह रही है कि उन्हें ऐसा लगता था कि जो साहब है, उनके मालिक हैं, उनके मन में उसके लिए कुछ हमदर्दी है। माया है मतलब हमदर्दी है, वो उससे थोड़ा सहानुभूति रखते हैं। और जब कभी सवेरे वो पहुंच जाती तो देखती कभी कभी वो बर्तन पोंछ रहे हैं, कभी झाड़ू लेकर जाले ढूंढ रहे हैं, मतलब घर के जो काम है छोटे मोटे वो कर रहे हैं। तो ये कहती कि भाई मैं हूं तो फिर आपको दरकार क्या है, दरकार मतलब जरूरत क्या है। तो वो कोई ना कोई बहाना बना के बात को टाल देते। उनके यहाँ काम करने में इस तरह लेखिका को बहुत सुख मिल रहा था, क्योंकि काफी मदद कर देते थे। वहां वहां कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ नहीं कहता, कोई यह तक नहीं देखता कि मैं कुछ कर भी रही हूँ या नहीं। मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता, लेकिन वह बोलते कुछ भी नहीं। जिस तरह वह मुझे देखते उससे मुझे लगता जैसे सोच रहे हो कि इस बेचारी को किस अपराध के पीछे अपना घर परिवार छोड़ बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने को बाध्य होना पड़ा। उन्हें तब तक जितना मैं जान सकती थी उससे मुझे लगता था कि कहीं मुझे दुख ना पहुंचे, इस डर से वह मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं करते थे। वह कुछ कहना शुरू करते फिर अचानक चुप हो जाते। अच्छा, लेखिका कह रही है कि कभी टोका टाकी काम को लेकर मालिक ने कुछ नहीं कहा उनसे, और जैसे ही वो सवेरे पहुंचते तो उनको देख के वो खुश हो जाते और बोलते कुछ नहीं थे, लेकिन उनका चेहरा खिल जाता था। लेखिका कह रही है कि जैसे वो देखते थे उसकी तरफ, वैसे उसको ऐसा लगता था जैसे वो सोचते हैं, दया खाते हैं कि आखिर क्या कारण है, ये क्यों बेचारी अपना घर छोड़ के यहाँ अकेली रह रही है। तो वो जितना जान सकी थी कि वो लगता है कि वो जानते तो थे कि कोई दुख है इसको, लेकिन वो पूछते नहीं थे, सोचते कहीं इसको और बुरा ना लग जाए और इसका दुख मैं क्यों को रही दूं। तो चाहना शुरू भी करते, पूछना चाहकर भी नहीं पूछ पाते। कुछ दिनों बाद एक दिन हठात उन्होंने पूछा, अच्छा बेबी यह तो बताओ कि यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो, यानी यहाँ का काम करने के बाद अपने घर जाके क्या करती हो। मैंने कहा मैं जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ और साथ ही साथ बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ, फिर उन्हें खिला पिलाकर सुला देती हूँ। तीसरे पहर उनके साथ थोड़ा घूमती घामती हूँ और शाम को संध्या पूजा करके उन्हें पढ़ने बिठा देती हूँ। रात में फिर उन्हें खिलाना पिलाना और सुलाना और सवेरे जल्दी जल्दी यहाँ के लिए निकल पड़ना। बस यही है मेरे सारे दिन का काम। वह बोले, अच्छा फिर जो तुम और काम ढूंढ रही हो तो उसके लिए तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा। मैं बोली, इसी में से निकालना होगा, और नहीं तो क्या, बिना किए और कोई चारा भी तो नहीं। इस पर उन्होंने कहा, देखो यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं तब भी तुम कहीं और काम नहीं करोगी ना। तो जब उन्होंने पूछा, उसकी पूरी दिनचर्या पूछ ली, तो बोली तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है, तो तुम कैसे और जगह काम करोगी, और तुम काम ढूंढना चाहती हो तो कैसे, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो उसने कहा इसी में से निकालूंगी, क्या करूं, मेरी मजबूरी है, करना जरूरी है मेरे लिए। तो बोले, अच्छा अगर मैं, मालिक बोले उनके कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं तब भी क्या तुम दूसरी जगह काम करो। उनकी बात सुनकर मैं सोचने लगी कि वह मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितना मुझे चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा, क्यों नहीं, क्यों क्या हुआ, तुमने कुछ बताया नहीं, क्या सोच रही हो। मैं बस कुछ भी नहीं तो कहकर चुप हो गई। उनको उसको मन में तो लगा कि भाई मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितना सोचते हैं मेरे बारे में। तो उन्होंने कहा तुमने बताया नहीं, तुम चुप हो गई। फिर भी उसने कुछ बताया नहीं, चुप हो गई। फिर मालिक ने कहा, पेज नंबर 26 पे आ जाओ।
कि देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई, माँ, बंधु सब कुछ हूँ। यानी उसने कहा कि तुम मुझे अपने माँ बाप की तरह, बड़े भाई की तरह, मित्र की तरह समझ सकती हो। मतलब एक विचार आता है ना, अकेली महिला होती है तो कोई भी अगर पर पुरुष, चाहे वो मालिक हो चाहे कोई हो, अगर जरूरत से ज्यादा हमदर्दी दिखा रहा है तो एक मन में फीलिंग आती है कि कहीं ये गलत इरादा तो नहीं रखता है कुछ। तो उसने पहले ही क्लियर कर दिया कि देखो बेबी, तुम ये समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई, माँ, बंधु सब कुछ हूँ। मतलब मैं तुम्हारे परिवार वालों की तरह हूँ। तुम कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ साफ बता सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुककर उन्होंने फिर कहा, देखो मेरे बच्चे मुझे तातुश कहते हैं, तुम लोग भी मुझे वही कहकर बुला सकती हो। तो उसने कहा कि देखो तुम मुझे अपना समझ सकती हो और अपनी मन की बात बता दो, कभी भी आप मुझे बुरा नहीं लगेगा। फिर उसने कहा, अच्छा देखो मेरे बच्चे मुझे तातुश बुलाते हैं तो तुम भी मुझे तातुश कह के बुला सकते हो। उस दिन से मैं उन्हें तातुश कहने लगी। मैं तातुश कहकर उन्हें बुलाती तो वह बहुत खुश होते और कहते, तुम मेरी लड़की जैसी हो, इस घर की लड़की हो, कभी ये मत सोचना कि तुम पराई हो। वहां कोई भी मेरे साथ पराये जैसा व्यवहार नहीं करता। तातुश के 3 लड़के थे। उस समय तक मैंने एक ही को देखा था और वह उनका सबसे छोटा लड़का था। उसके मुंह में जैसे जबान ही नहीं थी। मैं किचन में ही काम कर रही होती तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे ना कहकर वह स्वयं अपनी चाय बना लेता। उसकी आदत ही थी कम बोलने की। मुझसे तो क्या, वह किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। तातुश ने एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है। उन्होंने कहा, मेरा बड़ा लड़का माने तुम्हारा बड़ा भाई। तातुश की इस तरह की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं सोचती कि सचमुच ही वह मुझे बहुत चाहते हैं। यानी इसको जो मालिक है बिल्कुल घर परिवार की तरह समझता और बिल्कुल घर के एक मेंबर की तरह ही समझता। फिर लेखिका ने बताया छोटे भाई, छोटे बेटे के बारे में जो बहुत कम बोलता था, खुद खड़ा होकर अपने आप किचन में चाय बना लेता था। फिर एक दिन बताया मालिक ने, तातुश बुलवाता था वो, क्योंकि उसके सारे बच्चे भी उसको तातुश बोलते थे। तो वो तातुश बोलती तो उसको अच्छा भी लगता था कि लगता मेरी बेटी की तरह ही है। एक दिन बाद मैं सवेरे काम कर रही थी तो तातुश ने बुलाकर कहा, बेबी तुमने क्या घर बदल लिया है? मैंने हाँ कहा तो वह बोले, तुमने घर बदला और मुझे बताया तक नहीं। मुझे चुप देखकर उन्होंने कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया बेबी। मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे भूल हुई, एक बार बताना तो चाहिए ही था। मेरा ना बताने से उन्हें दुख हुआ यह तो मालूम पड़ गया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला। स्वयं उन्होंने ये कहकर बात साफ कर दी कि सुनील ने उन्हें बताया था। मैं अभी सोच ही रही थी कि सुनील को कहाँ से पता चला होगा कि तातुश ने फिर कहा, सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था। वहां तुम्हें ना देखकर उसने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि तुम कहीं और चली गई हो। तातुश ने आगे बताया कि वह सवेरे दूध लेने गए थे तो वहां सुनील मिला था। उन्हें देखकर सुनील ने पूछा था, बेबी क्या अब आपके यहाँ काम नहीं करती? तातुश के पूछने पर वह ऐसा क्यों सोच रहा है, सुनील ने कहा था, बेबी अब वहां नहीं रहती जहां पहले रहती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि वह शायद अब आपके पास नहीं है। यानी कि इसने बताया नहीं, घर बदल लिया था। ठीक है, तो इनको थोड़ा बुरा लगा कि वह बताना तो चाहिए था। इसको भी लगा कि हाँ वाकई मुझे बताना चाहिए था। अच्छा, फिर उसके बाद कैसे पता चला, वो सारी घटना पता चल गई कि सुनील जो था, जिसने यहाँ पर नौकरी दिलवाई थी, जानकार था इसका, उसने ही, जो बड़े भाई की तरह था, उसने ही इसको बताया था कि मालिक को कि उसने घर बदल लिया है, तो कहीं आपके यहाँ तो काम नहीं छोड़ दिया। तातुश मुझसे बोले, सुनील नहीं बताता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। बोले, मुझे तो पता ही नहीं चलता अगर सुनील ना बताता तो कि तुमने घर बदल लिया। अब ये सुनकर इसको बड़ा बुरा लगा कि अरे ये तो मुझे इतना मानते हैं बेटी की तरह और अपनी हर बात बताते हो, मैंने ये बात इनसे बताई नहीं। इसको भी बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ। वह थोड़ी देर तक मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, फिर पूछा, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी? मैं बोली, ऊपर डस्टिंग कर रही थी। वह बोले, तो जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने ऊपर चली गई। वहां एक कमरे में 3 अलमारियां किताबों से भरी थी। उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में ये बात उठती कि उन्हें कौन पढ़ता होगा। उनमें बंगला की भी काफी किताबें थी।
कभी कभी मैं दो एक किताबें खोलकर भी देखती। एक दिन मैं उस कमरे में डस्टिंग कर रही थी कि तातुश वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि मैं बंगला की कोई किताब उलट पुलट रही हूँ। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं सवेरे काम पर आई तो चाय बनाकर उन्हें देने गई तो उन्होंने पूछा, तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो? सुनकर मैं मन मसोस कर रह गई। मन मसोस के रह गई मतलब मन दुखी होके रह गया और एक ऊपरी हंसी हंसकर जाने लगी, यानी एक झूठी हंसी हंसकर जाने लगी। उन्होंने फिर पूछा, क्या बिल्कुल ही नहीं जानती? क्या बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानती? मैं बोली, झूठ क्यों कहूँ कि एकदम नहीं जानती, लेकिन मैं जानना तो नहीं के बराबर ही था। तब उन्होंने पूछा, फिर भी तुम कहाँ तक पढ़ी हो? मैं बोली, छठी सातवीं तक। उतनी पढ़ाई किस काम की? मुझे लगा मेरी बात सुनकर तातुश कुछ सोचने लगे। उस दिन उन्होंने फिर कुछ और नहीं कहा, यानी पढ़ाई के विषय में पूछा, कहाँ तक पढ़ा है? बता दिया इसने, छठी सातवीं तक। और किस काम की? छठी सातवीं तक तो कोई मतलब ही नहीं। अगले दिन मैं आई तो मुझे देखकर वह हंसने लगे। वैसे तो उनके चेहरे पर सब समय हंसी रहती थी। देखकर लगता था कि उनके मन में गुस्सा है ही नहीं। बोलते भी वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता थे। आहिस्ता आहिस्ता मतलब धीरे धीरे। उन्हें देखकर मुझे श्री रामकृष्ण याद आ जाते थे। मैं उनसे बात करने लगती तो वहां से उठकर जाने की इच्छा नहीं होती। और एक बार बात शुरू की तो वह इधर उधर की ना जाने कितनी बातें मुझे बताने लगते। मैं तातुश के पास खड़ी यह सब सोच रही थी कि हठात वह बोले, अच्छा बेबी, तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है? मैंने उनकी ओर देखकर हंसते हुए झट से कहा, हाँ, कई तो हैं, जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरद चंद्र, सत्येंद्र नाथ दत्त, सुकुमार राय। मैंने इन लोगों के नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातुश मेरे सिर पर हाथ रख मुझे आश्चर्य से ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा हो। कुछ क्षण बाद वह बोले, तुम्हें पढ़ने का शौक है? मैंने कहा, शौक होने से भी क्या, लिखना पढ़ना तो अब होने का रहा। उन्होंने कहा, होगा क्यों नहीं, मुझी को देखो, अभी तक पढ़ता हूँ। तुम्हें क्या पता नहीं मैंने यहाँ इतनी किताबें क्यों छोड़ रखी हैं? मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? उन्होंने फिर कहा, तुम जरा मेरे साथ ऊपर चलो। मुझे ऊपर ले जाकर उन्होंने अलमारी से एक किताब निकाली और कहा, बताओ तो यह क्या लिखा है? मैंने देखकर सोचा, पढ़ तो ठीक ही लूंगी। फिर सोचा, लेकिन गलती हो गई तो क्या? मैंने फिर सोचा, कह दूंगी मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता। तातुश मेरे मुंह की ओर देखे ही जा रहे थे। उन्होंने कहा, पढ़ो ना, कुछ तो पढ़ो। मैंने तब बोल ही दिया, अमार में बेला तस्लीमा नासरीन। तातुश बोले, तुम यही सोच रही थी ना कि कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी? मैं हंसने लगी। वह बोले, ये किताब तुम ले जाओ, घर पर समय मिले तो पढ़ना। बंगाली में लिखी हुई थी किताब, बंगला उसको आती थी, तो कहा, ले जाओ ये किताब, घर पढ़ना। मैं किताब लेकर घर चली आई और रोज उसमें से एक एक दो दो पेज कर पढ़ने लगी, यानी रोज एक एक दो दो पेज पढ़ने लगी। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठती तो आसपास के लोग देखकर आपस में न जाने क्या बातें करते। मैं उनकी बातें अनसुनी कर देती। किताब पढ़ने में पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह दूर होने लगी। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद तातुश ने एक दिन पूछा, तुम जो किताब ले गई थी उसे ठीक से पढ़ तो रही हो ना? मैंने हाँ कहा तो वह बोले, मैं तुम्हें एक चीज दे रहा हूँ, तुम उसका इस्तेमाल करना, समझना कि वह भी मेरा ही एक काम है। मैंने पूछा, कौन सी चीज? तातुश ने अपने लिखने की टेबल की ड्रॉर से एक पेन और कॉपी निकाले और बोले, इस कॉपी में तुम लिखना। लिखने को तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। होश संभालने के बाद से अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद आए, सब इस कॉपी में रोज थोड़ा थोड़ा लिखना। पेन और कॉपी हाथ में लिए मैं सोचने लगी कि इसका तो कोई ठिकाना नहीं कि जो लिखूंगी वह कितना गलत या सही होगा। कि मतलब लिखने के लिए प्रेरित किया उन्होंने कि भाई तुम पढ़ती हो, अच्छा, ये कॉपी पेन दिया और कहा कि अपने जीवन के बारे में ही कुछ लिखना, जो कुछ भी तुम्हें मालूम है तुम थोड़ा थोड़ा इसमें लिखती रहना। तो उसने सोचा, मैं लिखूंगी, वो पता नहीं गलत होगा कि सही होगा। तातुश ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या सोचने लगी? मैं चौंक पड़ी। फिर बोली, सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं। वह बोले, जरूर लिख सकोगी। लिख क्यों नहीं सकोगी? जैसा बने वैसा लिखना, मतलब जैसा है वैसा लिखना। पेन और कॉपी लिए मैं घर गई और उसी दिन से मैं दो एक पेज रोज लिखने लगी।
लिखती और वह किताब भी पढ़ती। सवेरे काम पर आती तो तातुश पूछते कि कुछ लिखा या नहीं, और यदि मैं हाँ कहती तो वह बहुत खुश होते और कहते यदि रोज लिखोगी तो तुम्हें और भी प्यार करूंगा। किसी किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती कि तब आसपास के लोग एक नींद भी सो चुके होते। यानी कि वो लिखने पढ़ने लग गई, और कभी कभी तो रात रात को जग के भी लिखती। यानी लोग बाग सो जाते थे आसपास के, लेकिन वो बैठकर किताब पढ़ती या फिर लिखा करती कुछ। नींद टूटने पर वे देखती मैं जगी हुई हूँ तो सवेरे कोई ना कोई पूछ बैठता, बताओ तो तुम इतना क्या लिखती पढ़ती रहती हो। मैं कहती हूँ कुछ भी तो नहीं, मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती थी, और फिर वहां कुछ अन्य असुविधाएं भी थी जिनके कारण मैं अपना वह भाड़े का घर छोड़कर जाना चाहती। अच्छा, वो रात रात भर जग के लिखती तो लोग बाग सुबह उठ के बात करते, अरे तुम जग क्यों रही थी, क्या कर रही थी, तुम इतना क्या लिखती पढ़ती हो, इस तरीके से कई बातें करते। तो इसको अच्छा नहीं लगता, तो फिर ये वो घर छोड़ना चाहती थी कि मैं ये किराए का घर भी छोड़ के कहीं और जाऊं। सब समय मैं यही सोचा करती कि उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है। वहां पानी की असुविधा थी, वहां बाथरूम की भी असुविधा थी। चारों घरों के बीच बाथरूम एक ही था, यानी 4 किराएदार थे और सबका घर एक ही टॉयलेट बाथरूम था। सवेरे कोई पेशाब के लिए उसमें घुसता तो दूसरा उसमें घुसने के लिए बाहर खड़ा रहता। टट्टी के लिए बाहर जाना पड़ता था। अब देखो ये लेखिका जिस हिसाब से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज कर रही है, अगर ये थोड़ी साहित्यिक होती तो शायद ये शब्द इस्तेमाल ना करती, लेकिन जैसा बोलचाल में समझ में आता है बिल्कुल वैसे ही लिख रही है। लेकिन वहां भी चैन से कोई टट्टी नहीं कर सकता था, क्योंकि सुअर पीछे से आकर तंग करना शुरू कर देते। यानी खुले में शौच जाते थे और वहां सुअर तंग करते। लड़के लड़कियां बूढ़े बूढ़े सभी हाथ में पानी की बोतल ले टट्टी के लिए बाहर जाते। अब वे वहां बोतलें संभाले या सुअर भगाए, मुझे तो यह देख सुनकर बहुत खराब लगता। लड़कियों को हाथ में बोतल लिए जाते देख मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। लड़कियां भी हाथ में बोतल लेके खुले में जा रही थी टॉयलेट के लिए, तो ये इससे पहले कभी देखा नहीं था। तातुश ने मुझसे पहले ही पूछा था, तुम जहाँ रहती हो वहां कोई बाथरूम है कि नहीं। ऊपर एक बाथरूम है, तुम चाहो तो वहीं से नहा धोकर निपट कर जा सकती हो। उस दिन से मैं वह सब करने के बाद घर जाती। मतलब ये इसको तरीका पसंद नहीं आता था खुले में शौच करना। तो एक दिन मालिक ने पूछा भी, भाई तुम्हारे वहां बाथरूम की व्यवस्था है कि नहीं है सही, और है ना तुम चाहो तो यहाँ घर में ऊपर एक बाथरूम है, वहां जाके फ्रेश होके फिर घर जाओ अपने। उस दिन के बाद से वो वैसे ही करने लगी। किसी किसी दिन घर पहुंचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली आती कि तुम इतनी देर क्यों हुई। कभी कभी वह यह भी जानना चाहती थी कि मैं कहाँ गई थी। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं सोचती है भी कोई बात हुई कि मैं सारा दिन काम पर रहूं और लौटूं तो बेमतलब की बात सुनने को मिले। मैं क्या किसी की बांदी हूँ, बांदी मतलब दासी हूँ, गुलाम हूँ, कि वह सब सुनना ही पड़ेगा। घर का भाड़ा देने में तो मैं नागा नहीं करती। अच्छा, अब वो जब बाथरूम से भी वहां से नहा धो के निपट के आती तो भी मकान मालकिन जहाँ वो किराए पे रहती थी वो पूछती उससे कि भाई तुम इतनी देर कहाँ लगाती हो, तुम जाती हो तो इतनी देर में क्यों आती हो। तो इसको गुस्सा आता कि मैं क्या तुम्हारी गुलाम हूँ, मैं तुम्हें टाइम पे किराया देती हूँ, तुम किराए से मतलब रखो, मैं कब आती हूँ कब जाती हूँ क्यों, तुम्हें क्या मतलब। तो फिर मेरे कहीं जाने से इन लोगों को इतना दर्द क्यों होता है। और मैं जाती भी कब कब थी, समय कहाँ था मेरे पास। काम करके लौटती तो लिखने पढ़ने बैठ जाती। कभी कभी सविता से जरूर मिलाती। वह मेरी एक पुरानी कोठी की सहेली थी। उसके यहाँ से लौटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई अपराध कर आ रही हूँ, मतलब जैसे मैं कोई गलत काम करके आ रही हूँ, ऐसा लोग देखते। वो अपनी सहेली की ही जाती थी। कह रहे नहीं, हमारा समाज जो है वो अकेली औरत को जीने नहीं देता। अकेली औरत अगर रहती है तो अगर वो सही रास्ते पे भी चल रही है तो भी लोग उसके बारे में गलत अंदेशा लगाते हैं कि ये जरूर कोई गलत काम तो नहीं करती, कहीं जाती तो नहीं। तो जब ये देर से आती तो लोग बाग भी इसके बारे में शक करते हैं ऐसे कि ये इतनी देर कहाँ रहती है। बाजार हाट करने भी जाना होता तो बूढ़ी मकान मालकिन की स्त्री कहती, कहाँ जाती है रोज रोज, तेरा स्वामी तो है नहीं, तू तो अकेली ही है, इतना क्या घूमने घामने की दरकार। मतलब मकान मालकिन भी रोक जमाती है, कहती कि तेरा आदमी तो है नहीं, तू अकेली कहाँ घूमती है,
इतना घूमने फिरने की क्या जरूरत है, कहाँ घूमती रहती है। मतलब ये कह रही है कि मैं पढ़ाई लिखने में टाइम, लिखने पढ़ने में रात रात भर जागती, काम करती मालिक के, उसके बाद कहीं मिलने भी जा रही हूँ, बाजार भी कर रही हूँ, तो करना तो मुझे इसी को है। लेकिन मकान मालकिन उसको ऐसे पूछती कि कहाँ रहती है, कहाँ जाती है, तेरा पति तो है नहीं तो कहाँ घूमती है, क्या जरूरत है तेरे को अकेले घूमने की, ये वो 50 बातें। मैं सोचती मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम फिर भी नहीं सकती, और फिर उसका साथ में रहना भी तो न रहने जैसा है, उसके साथ रहकर ही भी मुझे क्या शांति मिली, मतलब कोई सुख नहीं मिला। पति के साथ उम्र से दुगना था और मारता पीटता भी था, उसके साथ होते हुए भी पाड़े के लोगों की क्या क्या बातें, पाड़े मतलब मोहल्ले के लोगों की क्या क्या बातें मैंने नहीं सुनी। अरे बहुत टाइम हो गया, आज तो मैं तो पढ़ाती चली जा रही हूँ और आप लोग बता भी नहीं रहे हो। चलो ठीक है, अब पढ़ेंगे पेज नंबर 31 से नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।
I hope you guys are able to get me. लास्ट क्लास में क्या कराया था?